हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पड़ाव में हैं। हमें लास्ट टॉपिक अब बात करनी है। अब तक हम बात करते चुके हैं स्थिर वैद्युत बल यानी कि कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव के बारे में, राइट। और अब हमें बात करनी है किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम, राइट। तो पहले हम बात शुरू कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स के बारे में, राइट। ओके, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र का सब जगह समान एक समान है, राइट। और इस विद्युत क्षेत्र में यहां पर एक सतह रखी हुई है, ये आपको दिख रही है, राइट। इस सतह से इस सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहेंगे? इस सतह का विद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, राइट। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात क्लियर है? ओके, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको यहां पर इससे पहले कि विद्युत फ्लक्स पढ़ाऊं तो उससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक परिभाषा हमने पहले से पढ़ी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा महसूस किया गया बल उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हाँ या ना? मैं लिख देता हूं, जो बताया मैंने लिख देता हूं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा महसूस किया गया बल उस बिंदु पर उस क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये बात क्लियर है ना? ये एक परिभाषा जो हमने पहले से पढ़ी हुई है। और अभी हम बात करने वाले एक और परिभाषा की। इस परिभाषा की बात करें उससे पहले आप एक बात बताएं, क्या मैंने विद्युत बल रेखाओं में ऐसा बताया था कि किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है? किसी स्थान पर देखो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कुछ विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। मैंने पहले यहां पर एक पृष्ठ बनाया और फिर वही पृष्ठ को मैं यहां ले गया, तो यहां पे उतने ही पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और 5। पर यहां पे कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं? 1 2 और ये 3। यस, तो यहां पे विद्युत बल रेखाएं गुजर इसी पृष्ठ क्षेत्रफल से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, इसलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक थी, क्योंकि यहां पे विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक है। यहां पे उतने क्षेत्रफल से कम विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसलिए इस जगह पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम है, राइट। तो मैं यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत बल रेखाओं के घनत्व से भी दर्शा सकता हूं, है ना? मैं ऐसे लिख सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर उस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व। यानी कि मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, अच्छा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स।
तो मैं क्या कह रहा हूं, विद्युत किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को भी उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बोलिए, बात क्लियर है? एक बात है ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या बटा उस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, यानी कि क्या हो गया, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इस ई को किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो मैं यहां पे इसको फ्लक्स लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, विद्युत फ्लक्स बटा क्षेत्रफल, यानी कि E बराबर विद्युत फ्लक्स को लिखा जाए फाई से और क्षेत्रफल को लिखा जाए ए से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और परिभाषा निकल के आती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बोलिए, ये बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जी। ठीक है जी, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसका तीव्रता है E सदिश। अच्छा, यहां से एक बात और निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, फाई बराबर E इंटू ए, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वहां पे रखी गई पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल बराबर विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं ना। यस, ओके। अब मैं पढ़ना तो क्या था, विद्युत फ्लक्स ही पढ़ना था। सुनो जी आगे, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मैंने एक पृष्ठ रखी है, राइट, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, कोई अल्फा। ऐसे समझे कि ये पृष्ठ कैसे रखी है, ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, अल्फा, राइट। तो ये हो गया पृष्ठ आपका, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के साथ, सतह के साथ कोण कितना है, अल्फा। मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लंबवत रेखा खींचता हूं, ठीक है। अच्छा जी, क्या क्षेत्रफल एक सदिश राशि है? अगर मैं बात करूं यहां पर क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि एरिया के बारे में, एरिया कैसी राशि होती है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। यानी कि प्रदिश राशि, और प्रदिश राशि का मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल कभी सदिश की भांति प्रयुक्त करते हैं और कभी अदिश की भांति प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स की अगर बात कर रहे हो
तो क्षेत्रफल की दिशा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल को एक सदिश राशि का की भांति प्रयुक्त कर रहे हैं। राइट है, क्षेत्रफल को सदिश राशि की भांति प्रयुक्त कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर क्षेत्रफल को सदिश राशि लिया जाए तो इसकी दिशा कहाँ होगी? क्षेत्रफल को जब सदिश की भांति प्रयुक्त करते हैं तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि ये जो दिशा है ये किसकी दिशा है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। मैंने इसको लिख दिया ए सदिश। राइट, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है जी, अब जरा मेरी बात को सुनो। ये है आपके पास क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र के साथ इस क्षेत्रफल सदिश का जो कोण है वो कितना है? थीटा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये पृष्ठ की, ये इसकी पृष्ठ और पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश, और पृष्ठ और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत। तो यानी कि ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा था? अल्फा, और विद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्रफल सदिश का कोण कितना बन रहा है? थीटा। तो इन दोनों का योग कितना है? 90। राइट, ओके, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या, मैं यहां पर इस विद्युत क्षेत्र के इसके क्षेत्रफल सदिश के दो घटक कर लेता हूं। एक क्षेत्रफल सदिश के दो घटक कर लेता हूं। एक घटक इस तरफ करूंगा, जो तो कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और क्षेत्रफल का एक घटक इस तरफ कर लूंगा, जो हो जाएगा ए साइन थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। ये वही एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र का एक घटक तो कितना हो गया? एक घटक हो गया विद्युत क्षेत्र का इस तरफ कितना? ए कॉस थीटा। और मैंने क्या कहा कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो एक क्षेत्रफल सदिश हो गया ए कॉस थीटा इधर, तो उसका पृष्ठ किधर होगा? उसके लंबवत। यानी कि एक पृष्ठ कौन सी हो गई? ये वाली, जिसका क्षेत्रफल सदिश कितना है? ए कॉस थीटा। दूसरी बात करते हैं, ये वही एक समान विद्युत क्षेत्र है ई सदिश, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। यहां पे दूसरा घटक कौन सा था क्षेत्रफल का? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा किस तरफ है? इस दिशा में, ए साइन थीटा। तो इसकी पृष्ठ कहां होगी? इसकी पृष्ठ इस क्षेत्रफल सदिश के ए साइन थीटा के लंबवत होगी। ये दूसरी पृष्ठ हो गई। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से समझो। ये एक पृष्ठ थी जिसका क्षेत्रफल था ए, जिसका एक क्षेत्रफल सदिश था मेरे अंगूठे की तरफ, यानी कि इसके लंबवत। राइट, इसके मैंने दो घटक कर लिए। एक हो गया ए कॉस थीटा, तो उसका पृष्ठ इधर, और दूसरा हो गया ए साइन थीटा, तो उसका पृष्ठ इस तरफ। हाँ या ना? अब आप बताएं, विद्युत बल रेखाएं कौन से वाले पृष्ठ के से गुजरेंगी? इस वाली पृष्ठ के विद्युत बल रेखाएं लंबवत तो गुजर जाएंगी, और ये जो पृष्ठ है ए साइन थीटा वाली, उसके अनुदिश विद्युत बल रेखाएं तो इससे गुजरेंगी क्या? नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, पृष्ठ क्षेत्रफल ए साइन थीटा वाली पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, यानी कि इस ए साइन थीटा के से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 हो गई, यानी कि इस पृष्ठ ए साइन थीटा से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो गया। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं? फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पे तो क्या हो गया? 0। पर दूसरी बात, ये वाली जो पृष्ठ है इसके तो विद्युत बल रेखाएं लंबवत है, तो सारी की सारी इससे गुजरेंगी। इससे गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? तो फ्लक्स के लिए यहां पे ए कॉस थीटा क्षेत्रफल सदिश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा जी? हो जाएगा फाई बराबर, आपने क्या सीखा था? ई इंटू विद्युत क्षेत्र, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्षेत्रफल यहां पे कितना है? ए कॉस थीटा, यानी कि विद्युत फ्लक्स इक्वल टू कितना आया? इसके कारण तो है ही नहीं, इसके कारण है, तो विद्युत फ्लक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा। बोलिए, बात क्लियर है? नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल भी यहाँ पे सदिश राशि की भांति प्रयुक्त हो रहा है। क्षेत्रफल सदिश भी एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। तो ई ए कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा जैसा हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसा हो जाएगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स इक्वल हो जाएगा ई सदिश डॉट ए सदिश। इससे एक बात और पता चल गई कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। बोलिए ये बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, विद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या थी? किसी का था जी, विद्युत फ्लक्स बराबर ई इंटू ए। यस, ई कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का एम केस मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, राइट। तो ये आपके पास कौन हो गया? विद्युत फ्लक्स हो गया। बात क्लियर है? अब इस बात को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, एक पृष्ठ जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है को 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यदि पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। समझे जरा क्वेश्चन को। ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी पृष्ठ को रखा गया है। मान लीजिए ये है वो पृष्ठ, और ये पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री, राइट। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा? पृष्ठ के लंबवत। ये सुनो, पृष्ठ के लंबवत का मतलब क्षेत्रफल सदिश कहीं होगा यहां पे। यस, तो ये पूरा कोण कितना? 90, ये 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये कौन है? थीटा। आपने विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या पढ़ा था? फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है, तो पृष्ठ के द्वारा बनाए गए कोण का कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा लेना देना किस बात से? कि विद्युत के क्षेत्रफल सदिश द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाया गया, वो कितना है? 60। तो आप यहां क्या लिखेंगे? फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁴, ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर बदल के लिए 10 की घात -2, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी भी पावर 2 इंटू कॉस 60। तो क्या लिखेंगे? फाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁴ इंटू 200 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से ये 2 कैंसिल, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल। तो आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये आपके पास आ गया उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। अब हमें बात करनी है गाउस लॉ। गाउस का नियम। हाँ जी, तो अभी हमने बात करी विद्युत फ्लक्स की, और अब हमें बात करनी है गाउस का नियम।
और गाउस का नियम किससे संबंधित है? विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, इसलिए हमने पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ा और अब हम बात करेंगे गाउस का नियम की। और गाउस का नियम क्या कहता है, क्या कहता है वो बाद में बात करेंगे, पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संबंधित बात कर लें। नंबर 1, इस गाउस के नियम का उपयोग गाउस के नियम का उपयोग एक समान रूप से आवेशित वस्तुओं, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, एक समान रूप से आवेशित वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यस और नो? ओके, पहली बात ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट, राइट। सेकंड पॉइंट, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम के लिए ही लागू होता है, यानी कि उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू होता है या उन सभी बलों के लिए लागू हो सकता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हो। ठीक है जी, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझते हैं। यह नियम सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित हो। व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है विद्युत क्षेत्र के बारे में, या विद्युत क्षेत्र के बारे में बात ना करें, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में बल जो होता था वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। क्या? यस, यानी कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है। क्या? यस। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है, इसलिए इसमें गाउस का नियम लागू होगा। एक और ऐसा क्षेत्र बताएं जिसमें व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या सीखा था? गुरुत्वाकर्षण बल भी दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए भी गाउस का नियम लागू होगा, यानी कि उन सभी क्षेत्रों के लिए या उन सभी बलों के लिए गाउस का नियम लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित हो। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि गाउस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है जी, अब कहता क्या है गाउस का नियम? यह नियम कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, यह बिल्कुल बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ यानी कि क्लोज्ड सरफेस, ठीक है जी, किसी बंद पृष्ठ में यानी कि क्लोज सरफेस में अगर कोई आवेश रखा हुआ है स्मॉल q, ठीक है जी, तो पहली बात, इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ सभी दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में निकलेंगी। क्या? यस, सभी संभव दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। यस, आवेश का मान कम होगा तो कम विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, आवेश का परिमाण ज्यादा होगा तो अधिक विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, है या ना? और जितनी विद्युत बल रेखाएं इस आवेश से निकलेंगी उतनी ही विद्युत बल रेखाएं इस पूरी बंद पृष्ठ से गुजरेंगी। हाँ कि ना? एक और काम करते हैं, इस बंद पृष्ठ को, इसी आवेश को एक गोलाकार पृष्ठ के अंदर रख देते हैं। ये एक गोलाकार पृष्ठ, और इसके अंदर रखा गया वही आवेश स्मॉल q। इस स्मॉल q आवेश के कारण निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में, यस, इधर भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, उस तरफ भी निकलेंगी, चारों दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, हाँ या ना? ओके, ये उतना ही आवेश है जितना पहले लिया था। तो जितनी विद्युत बल रेखाएं पहले निकल रही थी उतनी इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं अभी निकल रही हैं। तो इस बंद गोले से उतनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो यानी कि जितना विद्युत फ्लक्स
इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जितना था उतना ही विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला है, क्योंकि बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या समान है, क्योंकि अंदर उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी समान है। यस, फिर से बात करता हूं, ये वही क्यू आवेश है जी, स्मॉल क्यू, परंतु इस बार मैंने इसको छोटे गोले के अंदर रखा। विद्युत बल रेखा है वही चारों दिशा में, चारों दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उतनी ही विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि इस गोले से भी उतनी ही विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, हाँ या ना? ओके, इसी क्यू आवेश को, इसी स्मॉल क्यू आवेश को अब एक घन के अंदर रख देता हूं। इस घन के अंदर वही स्मॉल क्यू आवेश रखा है, उतनी ही विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में अभी भी निकल रही हैं। यस, तो इस घन से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं भी उतनी होगी, इस घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भी उतना ही होगा, हाँ या ना? तो नंबर एक बात तो मुझे ये समझ में आई, क्या समझ में आया कि किसी आवेश के कारण किसी बंद पथ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, यानी कि उससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान आवेश पर निर्भर करता है, उस बंद पृष्ठ की आकृति पर अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता। बोलो, ये बात क्लियर है? दूसरी बात, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है साहब, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। क्या किसी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। तो कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध कुल आवेश, तो इसको मैं लिख देता हूं बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बट और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंद पृष्ठ है जी, इसमें रखा है एक प्लस का 2 माइक्रोकूलम आवेश, एक रखा हुआ है प्लस का 4 माइक्रोकूलम आवेश, और आपको क्या ज्ञात करना है? इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी। और आपने क्या सीखा था? फ्लक्स बराबर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है जी? एक 2 माइक्रोकूलम और एक 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो है इसलिए 10 की घात -6, और बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। बोलिए हाँ या ना? तो इससे जब आप निकालेंगे तो ऊपर 6 और नीचे 8.85 इंटू 10⁻6, यस, तो 0.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये अपने पास क्या क्या हो जाएगा? इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ये एक बंद पृष्ठ है,
जिसमें +3 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम आवेश रखा गया है, राइट। पहली बात, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी। बोलिए ये बात क्लियर है? ओके। तो इनके कारण विद्युत बल रेखाएं धनात्मक बाहर निकल रही हैं, इनके कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर निकल रही हैं, तो इनके कारण ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, धनात्मक आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, phi इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 माइनस phi3। ये 1, ये 2 और ये आवेश 3। यस, लिखो जी, phi बराबर सिर्फ इसके कारण फ्लक्स 3 माइक्रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके कारण 5 माइक्रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इस ऋणात्मक के कारण 2 माइक्रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलिए बात क्लियर है? यानी कि फ्लक्स फाई की जो वैल्यू होगी वो आप यहां से कैसे निकाल सकते हैं? आप लिख सकते हैं 3 + 5 - 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶। यहां से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरी बात, कुल फ्लक्स बराबर आपने क्या सीखा था? Q इनसाइड नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? इससे अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? अंदर कुल आवेश 3 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रो इसलिए 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? phi इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट वही 0.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास विद्युत फ्लक्स हो गया। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है E और ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या है R। क्वेश्चन है नंबर 1, गोले से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। गोले से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। नंबर 2, गोले से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो, यानी कि गोले से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। नंबर 2, गोले से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है जी, ठीक है। पहली बात, जब गोले से पारित कुल फ्लक्स की बात करनी है तो कुल फ्लक्स के लिए सूत्र क्या था? गोले के अंदर कुल आवेश बटा एप्सिलॉन 0। हाँ जी, इस गोले को ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कोई आवेश है? नहीं है। तो गोले द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मान 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो गया? 0, 0। और गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 कितना क्यों हुआ जी? क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, एक पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, दूसरे पृष्ठ से उतनी ही विद्युत बल रेखाएं वापस बाहर निकल रही हैं। जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। बोलिए ये बात सही है कि नहीं है? तो आप फ्लक्स को क्या कहेंगे? फ्लक्स बराबर फाई इन माइनस फाई आउट। तो जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश की उतनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल गई, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा जी? 0। बोलिए बात सही है?
गाउस के नियम से भी निकाला और कॉन्सेप्ट से भी निकाला। यस, ओके। अब कहता है गोले से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना है। तो निर्गत फ्लक्स तो सिर्फ यही तो है जो निर्गत विद्युत बल रेखाएं हैं। अरे यस और नो, ये इसका फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया, यहां पे मैंने सिर्फ अर्धगोला बनाया, अर्धगोला। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इस अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल R, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इस अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल R। अब सुनो जी, मैं क्या कहता हूं, यहां से जो विद्युत बल रेखाएं जितनी बाहर निकल रही हैं, उतनी ही विद्युत बल रेखा यहां से प्रवेश भी तो कर रही हैं, और उतनी विद्युत बल रेखा इस पूरे गोले में प्रवेश कर रही थी, हाँ या ना। तो मेरे को इस वक्राकार भाग, इस गोले के वक्राकार भाग से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी होगी जितनी इस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग से में प्रवेश करने वाली होंगी। गोले के वृत्ताकार भाग से प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान गोले के वक्राकार भाग से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगी, यानी कि निर्गत विद्युत फ्लक्स के बराबर होगी, हाँ के ना। ओके, तो इस बात के लिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फाई आउट वक्राकार भाग इज इक्वल टू फाई इन वृत्ताकार भाग, हाँ है ना। तो मैं कुल मिलाकर जो इसका निर्गत फ्लक्स है यानी कि आउटगोइंग फ्लक्स है, उसको कैसे लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि इंटू कॉस जीरो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस जीरो क्यों, ये वृत्ताकार भाग था, यहां पे विद्युत बल रेखाएं ऐसे थी, बोलो हाँ कि ना। क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही था वृत्ताकार भाग का, तो दोनों के मध्य का कोण जीरो। तो मैंने क्या लिखा, E और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर और कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो आपके पास कुल निर्गत, जो सिर्फ निर्गत फ्लक्स जो हुआ वो कितना हुआ, E इंटू पाई R स्क्वायर। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, यस, ओके। ये क्वेश्चन है जी, एक वर्गनी घन है, एक घन है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, एक। इस घन के केंद्र पर एक आवेश स्मॉल q रखा गया है। तो इस घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है और घन की किसी एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, राइट। तो मैं पहले निकाल रहा हूं फाई घन, और घन से निर्गत फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, q इनसाइड टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो घन के अंदर कुल आवेश कितना है जी, स्मॉल q, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो ये क्या हो गया, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, एक काम हो गया। दूसरी बात जो है वो समझने की है कि इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं सभी संभव दिशाओं में बाहर निकलेंगी। ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये आवेश इस घन के केंद्र में रखा है, यानी कि सभी फलकों से, प्रत्येक फलक, प्रत्येक सतह, प्रत्येक पृष्ठ, घन की प्रत्येक पृष्ठ, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, चार पृष्ठ, पांच पृष्ठ और छह पृष्ठ, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ से आवेश की दूरी समान है, यानी कि प्रत्येक फलक से समान आवेश गुजरेगा, समान फ्लक्स गुजरेगा। घन के प्रत्येक फलक से समान फ्लक्स गुजरेगा क्योंकि आवेश घन की प्रत्येक फलक से समान दूरी पर रखा है, हाँ या ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं,
घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान समान होगा क्योंकि आवेश की प्रत्येक फलक से दूरी समान है। यस, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, फाई घन बराबर 6 गुणा फाई फलक। प्रत्येक फलक से कितनी फलक है, 6। एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स फाई फलक, तो 6 से गुणा कर दो, घन का फ्लक्स हो गया। तो फाई फलक बराबर फाई घन बटा 6। तो फाई फलक बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय 6। तो फाई फलक बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बोली बात क्लियर है क्या, यस और नो? ओके। हाँ जी, एक प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि एक वर्गाकार पृष्ठ है, उस पृष्ठ के मध्य बिंदु से a/2 दूरी पर एक स्मॉल q आवेश रखा गया है। तो इस वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, राइट। इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहली बात आप याद करो, आपको ये सिखाया गया था कि विद्युत फ्लक्स, या यूं कहें कि गाउस का नियम, विद्युत फ्लक्स के लिए गाउस का नियम कब लागू होगा, जब बंद पृष्ठ हो। ये तो खुली पृष्ठ है, एक पृष्ठ है बस, बंद कहीं से है ही नहीं, तो पहले इसको बंद करेंगे। और बंद करने के लिए मैं क्या बना रहा हूं, यहां पे एक घन बना रहा हूं। ये आपके पास एक घन बन गया, और ये जो आवेश होगा वो घन के केंद्र पर आ गया, हाँ या ना। तो घन के केंद्र पर आ गया, तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई घन बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म। ये घन से गुजरने वाला फ्लक्स है। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इस वर्गाकार प्लेट से, और इस वर्गाकार पृष्ठ, ये जो वर्गाकार पृष्ठ है ये इस घन की एक पृष्ठ है, तो क्या कहूंगा, फाई वर्ग। ऐसी 6 पृष्ठ हैं, तो घन से गुजरने वाले कुल पृष्ठ का 1/6 भाग होगा। यस, तो फाई वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटा 6। तो फाई वर्ग, जो हमारा क्वेश्चन था, जो पूछा गया था फ्लक्स, वो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वास्तविकता तो ये कि इससे पहले वाला जो प्रश्न किया था वो और ये प्रश्न एक ही है। अरे है कि नहीं है, वहां पे पूरा घन बताया गया था, और यहाँ पे सिर्फ एक प्लेट बनाकर उससे a/2 दूरी पर आवेश रख दिया गया है। हाँ के ना, फर्क कोई नहीं है, क्वेश्चन सेम है। यस और नो? ओके। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, ये घन है, घन के एक फलक के मध्य बिंदु पर, फलक के केंद्र पर एक स्मॉल q आवेश रखा गया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इस घन से निर्गत कुल फ्लक्स और इस घन की प्रत्येक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। यस, ओके। सुनो जी, पहली बात तो ये कि इस घन के एक पृष्ठ पर आवेश रखा गया है, यानी कि पहली बात, ये बंद पृष्ठ के अंदर नहीं रखा गया है, एक उसकी एक पृष्ठ पर एक फलक पर रखा गया है। तो पहले तो इसको बंद पृष्ठ में बदलना पड़ेगा, और बंद पृष्ठ में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा ही एक घन और बना लो, इसके बगल में रख लूंगा। एक घन रखा हुआ था, एक घन उसके बगल में और रख लिया, तो ये उसके मध्य बिंदु पर आ गया, केंद्र में आ गया, मध्य में आ गया, और मध्य में आ गया, तो ये पूरा का पूरा बंद पृष्ठ के अंदर हो गया, हाँ या ना। अब मैं क्या निकालूंगा, एक घन का फ्लक्स तो नहीं निकाल सकता, पर इन दोनों घनों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, फ्लक्स विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेंगी। यस, तो कुछ विद्युत बल रेखाएं इस घन से गुजरेंगी, कुछ विद्युत बल रेखाएं इस घन से गुजरेंगी, और ये दोनों घनों के मध्य में, इसलिए जितनी विद्युत बल रेखाएं इधर से गुजरेंगी उतनी विद्युत बल रेखाएं इधर से गुजरेंगी। तो मैं क्या करता हूं, दो घनों से निर्गत कुल फ्लक्स निकाल लेता हूं। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, फाई दो घन, और दो घनों के अंदर कुल आवेश कितना है, दो घनों से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, दो घन द्वारा परिबद्ध कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, और दो घनों द्वारा कुल परिबद्ध आवेश कितना था, सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो घनों से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई एक घन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आधा फ्लक्स इस घन से गुजरेगा और आधा फ्लक्स इस घन से गुजरेगा। यस और नो? एक बात। दूसरी बात, हाँ जी, एक बात और समझे। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं पहले तो इस घन का नाम दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक आवेश कहां रखा है? इस फलक पे। तो इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कहां होगी? इस तरफ होगी। होगी कि नहीं होगी? मैं सिर्फ इस घन से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहा हूं। यस, कुछ विद्युत बल रेखाएं इधर होंगी, दूसरे वाले घन से गुजरने वाली, और इस पृष्ठ के अंदर, ये वाला वापस से बनाता हूं, ये पृष्ठ, तो इस आवेश के कारण कुछ विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अनुदिश होंगी। सुनो जी, मैं क्या कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये यहां पे आवेश है और कुछ विद्युत बल रेखाएं इसके इधर जा रही हैं, कुछ विद्युत बल रेखाएं इसके इधर जा रही हैं, और कुछ विद्युत बल रेखाएं इस सतह के समांतर है। आप यूं समझ लो कि ये आपकी वो वाली पृष्ठ है। कौन सी वाली पृष्ठ? इस पृष्ठ का नाम भी तो था, यहां लिखा था C, यहां लिखा था G, यहां लिखा था H, यहां लिखा था D। C G H D, यहां पे जो आवेश रखा है उसके कारण विद्युत बल रेखाएं इधर होंगी। ठीक है जी, आप समझो, कुछ विद्युत बल रेखाएं इधर निकल रही है जो इस वाले घन पे से गुजर गई, कुछ विद्युत बल रेखाएं उधर से गुजर रही हैं जो उस वाले घन से गुजर गई, और इस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं वो इसके समांतर हैं। हाँ या ना? फलक सी डी सी डी एच जी पर रखे आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं फलक के समांतर है। फलक के समांतर है यानी कि इससे गुजर ही नहीं रही है, और फलक के समांतर, अच्छा देखो, ये जो पृष्ठ है सी डी एच डी, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत बल रेखाएं इस तल में, तो इनके मध्य कोण कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होंगी, तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा? कौन सा फ्लक्स? सी डी एच जी फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ई ए कॉस 90 यानी कि 0। तो इस फलक से तो फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा, इस वाली फलक से फ्लक्स नहीं गुजर रहा, विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही। यस, तो इस घन में ये सारा का सारा विद्युत फ्लक्स सिर्फ बची हुई 5 फलकों से गुजर रहा है। हाँ या ना? अतः संपूर्ण फ्लक्स घन की शेष 5 फलकों से गुजर रहा है। पूरा का पूरा फ्लक्स घन की शेष 5 फलकों से गुजर रहा है। हाँ या ना? और शेष 5 फलकों से गुजरेगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फाई फलक बराबर फाई घन बटे 5, क्योंकि शेष 5 फलकों से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई फलक बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना था? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो यहां पे आपके पास अपॉन अपॉन 5, तो फाई फलक बराबर हो जाएगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बोलिए, बात क्लियर है? ओके।
ये 3 क्वेश्चन है जो आपको घर पे करने हैं, होमवर्क के लिए हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि एक स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है घन की एक भुजा पर। दूसरा क्वेश्चन है एक आवेश रखा गया है घन के एक शीर्ष पर, और दोनों स्थितियों में आपको घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स और घन की प्रत्येक फलक से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, राइट। ये एक तीसरा क्वेश्चन है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है x² × I कैप। तो आपको क्या ज्ञात करना है? घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है और घन द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। बोली बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके।